एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले स्ट्रांग रूम को लेकर जो बवाल हुआ है, आखिर इसके क्या मायने और इसी के साथ साथ में बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से जो गड़बड़ी का आरोप लग रहा है, ये कहाँ तक सही है। इन तमाम बात के लिए हमारे साथ खास हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल। उमेश सहगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, बोलिए। उमेश सहगल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले जिस तरीके से स्ट्रांग रूम को लेकर जो बवाल हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? पश्चिम बंगाल का मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, मगर जहाँ जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, जी, स्ट्रांग रूम में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि उस दिन काउंटिंग नहीं हो सकती। जिस दिन इलेक्शन खत्म होती है, काउंटिंग जो है उसके 4-5 दिन बाद होती है, क्योंकि उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि बाई इलेक्शन होगी या कुछ होगा। मतलब कि इलेक्शन कई कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोलिंग बूथ में री इलेक्शन करनी पड़ जाती है, री पोलिंग हो जाती है। तो इसलिए काउंटिंग के रहते पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हमारी काउंटिंग होगी 4th को, या जो भी डेट तो मुझे अब याद नहीं है। तो 3-4 दिन जो रखना होता है वो कहाँ रखें? जनरली जो होता था पुराने जमाने में, ये ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती थी, तो जो स्ट्रांग रूम्स होते थे कलेक्टर के, या जहाँ ट्रेजरी पैसे वगैरह पड़े रहते थे, या जहाँ स्टैम्प्स लाखों रुपए करोड़ों की स्टैम्प्स पड़ी होती है, वहीं बूथ भी रख देते थे। ये जितने आपके हुआ, अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बहुत ज्यादा। अब कैलकाटा में मेरे को 15-20 एमएलएज हैं। हर एमएलए की कम से कम 1000-1500 पोलिंग बूथ होते हैं, और हर पोलिंग बूथ से समझ लो अगर 1 या 2 भी आ जाए तो आपके 1-2 हजार ईवीएम्स को आपको स्टोर करना होता है। तो इसलिए स्ट्रांग रूम्स बनाए जाते हैं। स्ट्रांग रूम्स की एक डेफिनेशन होती है कि ये स्ट्रांग रूम होता है जिसमें एक तो डबल लॉक लगा होता है, और स्ट्रांग रूम में जनरली पुलिस और आर्म गार्ड होती है, तो कोई उसके आसपास आना अलाउड नहीं होता। तो उसको एक दफा जब स्ट्रांग रूम में तो बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद डबल सील लग जाती है। अब सिस्टम ये है कि जब सील लगती है तो जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो एजेंट्स होते हैं सब उस पर साइन करते हैं, एक पेपर पे साइन करते हैं, और वे कपड़े से ताले को बंद कर देते हैं और उस कपड़े के अंदर उस पेपर को डाल देते हैं। तो जब भी वो सील खुलती है तो आप चेक कर सकते हो कि उन बीच में जिसको टेम्पर तो नहीं किया गया, क्योंकि अगर टेम्पर किया गया होगा तो वो जो जिन कागज पे कैंडिडेट्स ने दस्तखत किए हुए थे वो कागज उसमें नहीं होगा जी। तो काफी प्रूफ सिस्टम है। और नंबर 2, जहाँ तक वोटिंग मशीन का सवाल है, वोटिंग मशीन तो अलग से ऑपरेट हो ही नहीं सकती। तो उनको ऑपरेट करने के लिए पोलिंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर एक बटन दबाता है, तब ही वो ऑपरेट हो सकती है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो बैठे हुए बटन दबाते आपकी वोट पड़ती जाएगी। आपका पॉसिबल ही नहीं है, अकेले उसमें हुई नहीं सकता। सिर्फ इसलिए उसको सिक्योरिटी दी जाती है कि ये ना हो गई कुछ चुरा लिया जाए, कोई आके उसकी तोड़ ताड़ दे, ताकि वो काउंट ही ना हो सके। इस टाइप की चीजों के लिए उसको रखा जाता है जी। तो वहाँ ये सोचना कि वहाँ जाके लोग एक दूसरे कैंडिडेट को जाके वोट डाल देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल है। तो जो ही शोर शराबा मच रहा है, ये मेरी तो समझ में आ नहीं रहा। उमेश सहगल जी, जिस तरीके से काउंटिंग सेंटर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय जो अपॉइंट किए जाते हैं, ये चुनाव आयोग का अपना एक खुद का डिसीजन होता है। ऐसे में क्या काउंटिंग सेंटर में कोई गड़बड़ी होना पॉसिबल है? देखिए, ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल है। इलेक्शन कमीशन का रोल है। इलेक्शन कमीशन के पास अपना स्टाफ नहीं होता, उनके पास अपना स्टाफ लिमिटेड होता है। आप देखिए जितने दिल्ली इलेक्शन उसमें बैठे हुए हैं वही लोग होते हैं। तो आपका वहाँ जो हजारों का स्टाफ चाहिए होता है, 10,000 का स्टाफ चाहिए होता है, तो वो स्टाफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं।
और 2 ही सोर्सेज ऐसे हैं जो सेफ हैं, इसमें पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। तो उनको आप जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की एक जजमेंट होती है कि उन पे कौन बेटर रहेगा, सेंट्रल वाले बेटर रहेंगे कि स्टेट वाले बेटर रहेंगे। तो जिसको भी ले, जनरली तो स्टेट से ही होते हैं, जिस स्टेट में है वहीं होते हैं, बट ऑब्जर्वर जो है वो बाहर से लगाए जाते हैं, दूसरी स्टेटों के अफसर होते हैं जो कि उनको ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कोई हेरा फेरी हो रही है या नहीं हो रही। तो जहां तक स्ट्रॉन्ग रूम का सवाल है, नाम उसका जरूर है स्ट्रॉन्ग रूम, तो स्ट्रॉन्ग रूम को अगर तोड़ा जाए तो ये होगा कि कोई भूत उठा के ही ले गया। तो ये होगा कि आप पहले ये देखिए कि सबसे पहले जब इलेक्शन खत्म होती है तो उसके ऊपर वो जो कनेक्शन होता है उसका पोलिंग ऑफिसर के साथ वो टूट जाता है। तो उसको अलग कोई भी बटन दबाता है, कुछ नहीं होना उसमें, दोनों मिलकर उसमें बटन दबा सकते जी। हैं। उसके अलावा जितनी उसमें वोटिंग पड़ी है उसकी जो स्लिप्स हैं वो भी वहीं पड़ी हुई है। तो बिल्कुल हेरा फेरी होगी तो बाद में स्लिप्स काउंट हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि कोई एक्स्ट्रा इसमें वोट पड़ी है कि नहीं। तो इसलिए जो स्कोप है मैनिपुलेशन का, मेरे मुताबिक तो 0.1% भी नहीं है। अगर 0.1% भी हो तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा स्कोप है। इतना भी नहीं है मेरे मुताबिक, इतना भी स्कोप नहीं है, इतना भी नहीं हो सकता। सिर्फ स्ट्रॉन्ग रूम में रखने का ये मतलब है कि सेफ रहे वो, वहाँ ये ना हो कि कल बारिश आ गई, बारिश में पानी पड़ गया आके और पोलिंग बूथ पे बेकार हो गया, सारी पोलिंग ही वहाँ की बेकार हो गई। इसलिए होता है वो, या कोई चुरा के ना ले जाए या उसको कोई जी तोड़ ताड़ ना दे। अब वहां जाके आप वोट डाल सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। जी तो ये जो बंगाल में ड्रामा हो रहा है, कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। जी हो सकता है इसमें कोई जान हो, मुझे तो ये ज्यादातर पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है। और क्यों ये स्टंट किया जा रहा है ये मैं समझ नहीं सकता हूँ, क्योंकि बंगाल में आप देखिए कम से कम 10 दफा तो स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है और 10 दफा सुप्रीम कोर्ट ने उनने सुनवाई की है और उसके ऊपर फैसला भी किया है। जी पहले इलेक्ट्रिक रोड का ड्रामा चल रहा था, फिर इलेक्ट्रिक रोड का फाइनल जो था उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स लगा दिए। अब आप देखिए जुडिशियल ऑफिसर लगाने से क्या हुआ, लाखों लोगों को अलाउ किसे अलाउ किया गया था, 17 या 1800 1700 नोट भी अलाउ नहीं किए गए जुडिशियल ऑफिसर से। और कितने लोगों का कितने दिनों का खर्च हुआ होगा। तो ये ड्रामेबाजी का कोई फायदा नहीं है। उमेश सहगल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि स्ट्रॉन्ग रूम में जिस तरीके से ईवीएम और साथ ही बैलेट पेपर पर जो गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कितनी आशंका है, ऐसा आपको लगता है? ईवीएम, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ईवीएम एक जगह वोट पड़ गई, उसको सील कर दिया गया, उसके बाद ईवीएम एक गुड मशीन है, वहां नहीं ज्यादा कोई वोट ही नहीं पड़ सकते, अकेले उसके दबाते रहो बटन, कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको। अब थोड़ी है कि वहां बैठ जाए कि अकेले मशीन में आप बटन दबाते रहोगे। वो तो पुराने जमाने में होता था, जब बूथ कैप्चरिंग होती थी तो उस पोलिंग पोस्ट में लेके आप वोटों के ऊपर टप्पे मार मार के अपना डालते जाते। और बैलेट पेपर सर, बैलेट पेपर वोटिंग मशीन से खत्म हो चुका है, वो चीज अब नहीं हो सकती। तो कोई अगर करेगा बेईमानी जाके करेगा वहां, एक तो पॉसिबल नहीं है, वहां फोर्सेस खड़ी है, कहना कि सेंट्रल फोर्सेस ये कर रही हैं। सर, बैलेट पेपर में कितनी गड़बड़ी का आशंका सही है? मैं आप कह तो रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं होगा, मैं इम्पॉसिबल कहूंगा। क्योंकि गड़बड़ी क्या हो सकती है कि आप बूथ को आपने तोड़ा, आप वहां से पोलिंग जिसपे वोटिंग मशीन है वही उठा के ले गए, या वोटिंग मशीन को तोड़ दिया आपने, वो या वोटिंग मशीन पे ये कर दिया कि ताकि वो फंक्शन ना कर सके। ये अगर होता है फिर तो बहुत सीरियस मामला है। मगर ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहना कि वहां 2 आदमी अंदर चले गए या 1 आदमी अंदर चला गया, वो भी गलत बात है। इसमें जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं बाहर एक वो लगा होता है, उसमें लिखना पड़ता है कि सो अंदर गया, सो नहीं गया, वहां रिकॉर्ड रखते हैं जी। और रिकॉर्ड अगर नहीं रखा गया तो वो सीरियस मामला है। और अगर रिकॉर्ड रखा गया तो पता चल गया ना कि सो अंदर गया, सो अंदर गया तो किसकी परमिशन से गया, वही तो इंचार्ज है स्ट्रॉन्ग रूम का ना, उसने कैसे उसको कैसे परमिट कर दिया।